नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अंशु प्रिया है और इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में मैंने पूरे भारत में 16वें स्थान को प्राप्त किया है। ये जो वीडियो है इसमें मैं अपने एसे की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। इस बार मेरे एसे में 139 दैट इज 139 मार्क्स हैं विच आर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स दिस ईयर। ये देखते हुए कि जो पेपर था वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट टाइप के टॉपिक्स आए थे, तो उसके मद्देनज़र आई थिंक आई हैव गॉट गुड मार्क्स एंड इसीलिए मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या रही। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि मैंने जो एसे है उसकी तैयारी जो है टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से की है। सो ट्रायम्फ आईएएस एक कोचिंग है, मैंने उसमें टेस्ट सीरीज़ लिया था। परंतु इसके साथ मैं ये भी कहूँगी कि टेस्ट सीरीज़ जो है लेना वो बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। यदि आपके घर पे कोई भी ऐसा इंसान है जिसने इस एग्ज़ाम की तैयारी को किया है और यू हैव सम अदर मेंटर, तो आप अपने एसे के कॉपीज़ को उनसे चेक करवा सकते हैं या फिर टॉपर्स के जो एसे के बुकलेट्स हैं उनको पढ़ के भी आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि एसे में आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो सबसे पहले कि एसे की तैयारी कैसे करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप इस वर्ष के पेपर को देखें, तो जितने भी एसेज हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर हैं, यानी कि कोई भी ऐसा ऐसे नहीं है जिसको आप जनरल स्टडीज़ के पेपर से पढ़ के उसके नॉलेज को यूज़ करके लिख पाएँ। तो इसीलिए यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जो है ऐसे एसेज की प्रैक्टिस पहले से करके जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 12 एसेज हर किसी को लिखने की प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। यदि आप उससे कम लिखेंगे तो मे बी आपका फ्लो जो है वो इतना ना बन पाए। और प्रिपरेशन करने का जो सबसे आसान तरीका है वो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप 2013-14 के बाद के एसे के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए और उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, एक खंड में 4 क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे खंड में भी 4 क्वेश्चंस होते हैं। तो हर वर्ष आपको यूपीएससी 8 टॉपिक्स खुद ब खुद देती है। उन 8 टॉपिक्स में से जो भी आपको थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगे, डिफिकल्ट लगे, उन टॉपिक्स को उठाइए और उनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा वीडियो के शुरुआत में मैं ये भी बता दूं कि यूट्यूब पे विकास रंजन सर के 2 वीडियोस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो उन वीडियोस को जाके आप देखिए एंड उसमें उन्होंने 2 वीडियोस के माध्यम से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, टॉपिक सेंटेंस क्या है, थेसिस क्या होता है, क्लोजिंग स्टेटमेंट हम कैसे डालते हैं। अगर मैं इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको यह सलाह दूंगी कि आप उस वीडियो को एक बार देखें और उन्होंने जो भी बताया है उसके नोट्स आप एक बार अपने आप से बना लें। इस वीडियो में जो हमारा मुख्य फोकस होगा वो यह रहेगा कि मैंने आखिर एसे के पेपर को कैसे अप्रोच किया था। तो प्रिपरेशन करने की बात मैं कह रही थी, उसमें मुझे लगता है कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड उसके अलावा मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगी। तो मुझे लगता है कि एसे के पेपर के लिए भी आपको कुछ नोट्स तैयार करके रखना चाहिए। नोट्स फॉर एग्जांपल, योजना जो मैगजीन आती है उसके पहले पेज पे जो एडिटोरियल होता है वो काफ़ी अच्छे विषयों पे और बहुत अच्छे से लिखा जाता है। तो आप ऐसे योजना के जो पीडीएफ्स आते हैं उसके पहले पेज को निकाल के रख लें। जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल शुभम कुमार सर जिनकी फर्स्ट रैंक आई थी, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस प्रकार के जिस्ट का एक समरी शेयर किया हुआ है। तो आप जाके उनके चैनल पर से वो डाउनलोड कर लें या फिर जो भी नई योजना की एडिशंस आएंगी उनके भी फर्स्ट पेज को आप एक साथ कंपाइल करें एंड मेक श्योर कि आप उसे ऐसे के पहले रिवाइज करें। सेकेंडली आई बिलीव दैट एक लिस्ट रखिए एनेक्डोट्स की। अब आप एनेक्डोट्स को कैसे कंपाइल करेंगे, तो जो भी पिछले साल के टॉपर्स हैं वो अपनी एसे की स्ट्रैटेजी और अपने एसे का नोट्स शेयर करते हैं। सो आप उनके टेलीग्राम चैनल पे जाएं और जो भी इस प्रकार के अच्छे एनेक्डोट्स आपको मिलते हैं आप उसे एक साथ कलेक्ट कर लें। या फिर एनेक्डोट्स को कलेक्ट करने का एक और तरीका है कि आप डेली लाइफ में यदि आपको कोई बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलती है, तो आप कोशिश करें कि आप उस स्टोरी को अपने पेपर के किस टॉपिक में कहाँ फिट कर सकते हैं। सो मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि इस एग्जामिनेशन में ऑब्जर्वेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको लेके आप ऑब्जर्वेंट रहें एंड मेक श्योर कि इस प्रकार की चीज़ों को आप एक साथ लिखें। उसके अलावा आप जब जीएस में पढ़ेंगे
या फिर जब न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो कई बार आपको बहुत सारे अच्छे स्टोरीज, अच्छे कोट्स, अच्छे एनेक्डोट्स भी मिलेंगे। तो अपने दिमाग को थोड़ा खुला रखें, उन्हें बस जीएस के पर्सपेक्टिव से आप ना पढ़ें। आप एक फाइल ले लीजिए, एक फ़ोल्डर, एंड उसमें इस प्रकार से चीज़ों को डिवाइड कर दीजिए कि ये 10 पेज में मैं एनेक्डोट्स लिखूँगी, 2-3 पेजेज़ में मैं कोटेशंस लिखूँगी, 3-4 पेजेज़ में मैं आइडियाज़ लिखूँगी। कई बार हम जब कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें कुछ नए आइडियाज़ भी आते हैं ऐसे को लेके। तो इस प्रकार से एक फ़ोल्डर रखिए और उस फ़ोल्डर में पूरे साल या 1.5 साल, 2 साल आप जब भी तैयारी करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का आप एक जगह पे उसे इकट्ठा करते जाइए। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक एनेक्डोट्स की लिस्ट होनी चाहिए, आपके पास कुछ कोटेशंस की लिस्ट होनी चाहिए, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज की लिस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ बेस्ट एग्जांपल्स फ्रॉम एवरी सेक्टर, जैसे कि ट्रांसजेंडर्स में कौन इम्पोर्टेंट है, जिसने बहुत अच्छा काम किया हो। अगर आपको ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के साइड से कोई बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कम्युनिटी लेवल का या गवर्नमेंट लेवल का, जिसको आप अपने एसए के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, तो आप ऐसी भी चीज़ों का एक जगह पे कंपाइलेशन रखिए। अगर आप ऐसे करेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में जो बुद्धा और जैनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है, वो भी काफ़ी बार ऐसे में बहुत हेल्प करती है। तो मेक श्योर कि उस तरीके के जो एनेक्डोटल एग्जाम्पल्स हों, जो आप एनसीईआरटी से कलेक्ट कर सकते हैं, उसका भी एक जगह पे आपके पास कंपाइलेशन हो। एंड ये तभी होगा जब आप अपनी पूरी तैयारी के दौरान इस बात को अपने दिमाग में रखेंगे कि आपको ऐसे के लिए भी तैयारी करनी है। तो हर एक चीज़ को आप जब पढ़ें तो जीएस के साथ साथ उसे ऐसे के भी पर्सपेक्टिव से पढ़ें। ये एक दिन का काम नहीं है और मुझे लगता है कि एक दिन का काम होना भी नहीं चाहिए कि आज मैं बैठी और मैंने सारे स्टोरीज या एनेक्डोट्स लिख लिया। उससे आपके माइंड में वो चीज़ें अच्छे से बैठेंगी नहीं। तो ये एक सतत प्रयास की चीज़ है, यानी कि आप पूरे साल भर हर दिन इन चीज़ों को कलेक्ट करते रहें। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास एक अच्छा मटेरियल आ जाएगा। अब बात ये आती है कि ऐसे को अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे को जब हम लिखना शुरू करते हैं, खासकर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के एसेज पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो जीएस बेस्ड एसेज होते हैं वो काफ़ी हद तक टैकल किए जा सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल फिलोसॉफिकल एसेज। सो फॉर दैट आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप फिलोसॉफिकल एसेज आपके पास आया, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये बताती हूँ, जो कि मैंने अभी दिसंबर के महीने में लिखा था। सो फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन एसे कॉल्ड डज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस लाई इन द परस्यूट ऑफ हेल्थ, परस्यूट ऑफ वेल्थ, सॉरी। तो यू सी दिस टॉपिक, जब इस टॉपिक को आप देखेंगे तो सबसे पहले ये आपको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें 1200 शब्दों या 1500 शब्दों का निबंध कैसे लिखा जाए, क्योंकि इसमें आपके पास कंटेंट नहीं है। लेकिन जब भी आपके पास कोई ऐसा ऐसे आए ना, तो आप हमेशा इसे ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। एंड हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी चीज़, कोई भी आइटम है, कोई एडेज है, कोई फ्रेज है, जब वो कही गई थी तो वो एक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी। तो आपको हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट को याद करना है और फिर उस टॉपिक को ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, डज परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस लाई इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो इसमें आप ये देखिए कि इन्होंने एक विरोधाभास दिखाने की कोशिश की है कि क्या खुशी का संबंध बिल्कुल डायरेक्टली आपके धन से या आपके वेल्थ से है या नहीं है, राइट। तो आपको इस टॉपिक को अब ब्रेक करना है। अब मैंने इस ऐसे को जो अपने मॉक में लिखा था, तो मुझे इसमें 75 मार्क्स प्राप्त हुए थे, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे अप्रोच किया और उससे आई थिंक आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई ऐसे का टॉपिक मिले, आप उसके कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें। जैसे इसमें कीवर्ड है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो हैप्पीनेस, वेल्थ, ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एंड दोनों का परस्यूट ये एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है। उसके अलावा ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसमें इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन कि क्या परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस रियली लाइज इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो इसमें आपको अपना एक पर्सपेक्टिव भी लेके आना है। मतलब ये कि डेफिनेटली ऐसे का जो मेजर पोर्शन है उसमें आप इस बात को इनकार करेंगे, आप ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि नेसेसरली कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन द परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस।
बट एट द सेम टाइम ऐसे के एंड में एटलीस्ट एक या दो पैराग्राफ आप ऐसा दें जिसमें कि आप ये शो करें कि ऐसा नहीं है कि दोनों चीज़ें हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है कि यदि आपके पास उतने ही पैसे ना हो जिससे कि आप अपने जीवन के फंडामेंटल चीज़ों को पूरा कर सकें, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, then you cannot talk about happiness, right? The very basic of happiness is in the fulfillment of your basic needs, and उन बेसिक नीड्स का जो सोर्स है वो पैसा है। तो आप ये शो कीजिए कि एक लेवल तक पैसा जो है वो ज़रूरी है आपके हैप्पीनेस के लिए भी, लेकिन उसको डायरेक्टली कोरिलेट करना ये ज़रूरी नहीं है। तो आपके ऐसे का जो ये थीम है ये ऐसे ही रिवॉल्व होगा और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो यही रहना चाहिए। यदि आप इसे सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से लिखेंगे तो आपको उतने अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो अब आपने इसको देखा, आपने इस टॉपिक को 2 मिनट अपने मन में सोचा, आपने इसका पर्सपेक्टिव देखा कि क्या इसके फॉर और अगेंस्ट में कुछ लिखा जा सकता है। उसके बाद आप एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का टाइम दीजिए और ऐसे का एक रफ स्केच बनाइए। उस रफ स्केच में आप ये लिख लीजिए कि आप उसे स्टार्ट कैसे करेंगे, आप ये लिख लीजिए कि आप कौन से हेडिंग्स डालेंगे। मैं एसेस को जो है जनरली 12 पैराग्राफ्स में डिवाइड करती थी, हर पेज पे 2 पैराग्राफ्स लिखती थी। ऐसे में अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ्स यानी जो पेपर का एस्थेटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप ये ना करें कि किसी एक पेज में तो आपने 3-4 पैराग्राफ्स लिख दिया और दूसरे पेज में आपने सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ लिखा। हर एक पेज में आप 2 पैराग्राफ्स लिखें और 12 पैराग्राफ्स लिखें जो कि 10 या 12 पेजेस में आएंगे, और उससे जो आपका ऐसे है 6 पेजेस में आपके एसेस जो हैं, एक अगर आप एक पेज में 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं तो 12 पैराग्राफ्स के लिए यू विल नीड 6 पेजेस अप्रोक्सीमेटली आई थिंक। तो उससे जो है आप काफ़ी अच्छे से अपने ऐसे को अलाइन कर पाएंगे। अब अगर इस ऐसे की शुरुआत मुझे करनी है तो मैं जनरली जो है एनेक्डोट के हेल्प से या फिर किसी स्टोरी के हेल्प से शुरुआत करती थी। एनेक्डोट्स को याद करने में मैं उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं रियल लाइफ से एग्जांपल्स लेती थी जो मैंने ऑब्जर्व किया है या देखा है और उसी से अपने ऐसे को शुरुआत करती थी। जैसे डज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस लाई इन द परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो देखिए इसकी शुरुआत मैंने कैसे की है। इन द स्कॉचिंग हीट ऑफ जून एज द सन वॉज शाइनिंग विथ ब्रिलियंस, अ मंडेन न्यूज ब्रोक आउट। A young, talented, and famous actor had committed suicide. Abundant of all monetary flamboyance one could think of, this news shook me to the core. As grief spread all around, I kept on pondering over, does the pursuit of happiness really lie in the pursuit of wealth? तो देखिए मैंने एक प्रेमाइज सेट कर दिया कि क्या सही में जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस है वो लाई करता है परस्यूट ऑफ वेल्थ में। ये एग्जाम्पल देने के बाद मैंने क्या किया, एक बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल दिया अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें मैंने ये लिखा कि इट वॉज नॉट पास्ट अ फ्यू डेज आफ्टर द अबव ट्रैजिक इंसिडेंट, एज आई वॉज रीडिंग अ बुक आई डिस्कवर्ड अ ब्रिलियंट थॉट. इट वॉज द स्टोरी ऑफ अ मॉन्क, a wealthy man with all opulence, who had left all his personal fortunes back in the town and left on his personal legend. So, this legend showed me, does really the pursuit of happiness lie in the pursuit of wealth? तो देखिए मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या शो किया कि एक तो बहुत कोई फ्लैम्बॉयंट आदमी है लेकिन उसके पास हैप्पीनेस नहीं है, वहीं दूसरी ओर एक आदमी है जिसके पास पैसा तो काफ़ी है पर फिर भी वो अपने लेजेंड के सर्च में, अपने ड्रीम्स के सर्च में निकलता है और वो बहुत खुश रहता है। तो मैंने क्या किया, ऐसे का एक प्रीमाइस ले डाउन कर दिया कि हाउ विल आई अप्रोच दिस टॉपिक गोइंग फर्दर। इसमें आप ये भी देखिए कि जब मैंने सेकेंड पैराग्राफ को शुरू किया है तो वो फर्स्ट पैराग्राफ से लिंक है। तो यहीं पे ऐसे का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपके एसेस के जितने भी पैराग्राफ्स हैं all those should be connected to the previous paragraph. Please never start a paragraph just like that. आप उसके लिए कनेक्टर्स का यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट पास्ट द फ्यू डेज फ्रॉम द अबव इंसिडेंट, या फिर गोइंग फर्दर वी कैन टॉक अबाउट दिस, ऑन द अदर हैंड, इस टाइप के जो कंजंक्शंस होते हैं ना उसका यूज कीजिए
ताकि हर एक पिछला जो पैराग्राफ है वो अगले अगले पैराग्राफ से कनेक्टेड हो। उसके साथ साथ आप जितना भी पैराग्राफ लिखेंगे उस हर पैराग्राफ में प्लीज रिपीट द टॉपिक ऑफ द एसे। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि परस्यूट ऑफ वेल्थ एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो मैं जितने भी पैराग्राफ्स लिखूंगी 12 पैराग्राफ्स, उस हर पैराग्राफ के एंड में मैं ये लाइन या इस प्रकार का कोई थॉट डालूंगी कि जो मेरे एसे का टॉपिक है वो रिपीट होता रहे। उससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि पूरे एसे में यू आर इन द फ्लो और मुझे भी टॉपिक पे स्टिक करने की आदत लगेगी, राइट? तो ये चीज आप समझिए। कनेक्ट द पैराग्राफ्स एंड ऑलवेज कीप ऑन यूजिंग द टाइटल ऑफ द एसे इन ईच पैराग्राफ दैट यू हैव रिटन। जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन को सिर्फ और सिर्फ स्टोरी से नहीं दिया जाता। कई बार अगर कोई स्टोरी आपके दिमाग में नहीं आ रही तो सिंपली उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए, उस टॉपिक के डेफिनेशंस को लिख दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। पर आई थिंक अगर आप कोई रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे जो है वो बहुत अच्छा लगता है। जब आपने ये कर दिया, उसके बाद मैं क्या करती थी कि लेट अस एनालाइज द क्वेश्चन दैट हैज कम टू अस एंड कम आउट विद द पर्ल्स ऑफ विजडम। तो मैंने 2 इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद अब जो है मैंने एग्जामिनर को ये बताया कि अब मैं एनालाइज करूंगी कि वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच का रिलेशनशिप क्या है। एंड देन आई यूज टू डिवाइड माई एसे इंटू 5 और 6 हेडिंग्स। जो हेडिंग्स है वो थोड़े अच्छे और कैची रखिए। जैसे कि मेरा फर्स्ट हेडिंग इस ऐसे में है, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल्थ। तो मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हैप्पीनेस और वेल्थ का मतलब मुझे क्या समझ में आता है। जब मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया एक पैराग्राफ में कि हैप्पीनेस और वेल्थ का मतलब क्या है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं टेम्पोरल इलेबोरेशन और सेक्टोरल इलेबोरेशन करूंगी। टेम्पोरल इलेबोरेशन का मतलब ये है कि आप एक बार हिस्ट्री में जाइए और एंशियंट से लेके प्रेजेंट टाइम तक उस टॉपिक को थोड़ा सा आप इलेबोरेट करने की कोशिश कीजिए। तो एंशियंट टाइम में आप ये देखिए कि मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि वहाँ कोई बहुत बड़े पैलेसेस नहीं थे। इट वॉज क्वाइट प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन, लेकिन उनके पास बहुत सारा वेल्थ नहीं हुआ करता था। उसके बाद भी देखिए कि हमें कोई मेजर वॉर के साइंस अभी तक नहीं मिले हैं आईवीसी में। तो इससे मैंने एक्सप्लेन किया कि उस समय के लोगों के पास भले ही बहुत ज़्यादा पैसा ना हो बट वो खुश रहते थे। उसके बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया तो मैं आगे बढ़ी कि लेटर वैदिक पीरियड आता है जिसमें कि स्टार्ट होगा द कंसेप्ट ऑफ महाजनपद विल कम लेटर। एंड हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन वेल्थ एंड हैप्पीनेस इवॉल्व फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री टू द प्रेजेंट टाइम्स। ध्यान ये रखें कि आपका जो टेम्पोरल इलेबोरेशन होगा वो बहुत ही सिस्टमैटिक होना चाहिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कभी भी ऋग्वैदिक पीरियड के बाद आपको ऐसे में नहीं लिखना। अगर आईवीसी पहले हुआ है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्जाम्पल्स पहले आएंगे, उसके बाद वैदिक काल के आएंगे, उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म के आएंगे। तो इस प्रकार से आप एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और प्रेजेंट टाइम्स इसमें अपने ऐसे को थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। जब आपने टेम्पोरल इलेबोरेशन कर दिया तो अब जो है मैं सेक्टोरल इलेबोरेशन करती थी। सेक्टोरल इलेबोरेशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने जीएस के पेपर्स को याद रखें। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में जो भी सिलेबस है, जीएस 1 में हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपने ऑलरेडी टेम्पोरल इलेबोरेशन में यूज कर दिया। तो अब आप स्टार्ट कीजिए कि सोसाइटी के फील्ड में क्या है, फिर सोसाइटी के सिलेबस को याद रखिए कि क्या विमेन का कोई, चाइल्ड का कोई एग्जाम्पल आ सकता है किसी ऐसे में। उसके बाद आप ज्योग्राफी के कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं क्या। फिर पेपर 2 में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एस्पेक्ट है, गवर्नेंस का क्या एस्पेक्ट है। पेपर 3 में इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें क्या लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कुछ लिख सकते हैं कि जिन कंट्रीज में जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, क्या नेसेसरीली वो कंट्रीज हैप्पी हैं? नो, दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एन हैप्पीनेस इंडेक्स, राइट। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जांपल्स क्या डाल सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट। हर ये थीम हर ऐसे में फिट नहीं बैठेगी, बट अगर आपको सिलेबस याद है ना तो आप ये देख पाएंगे कि आपके ऐसे के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या है।
और इसमें कई लोगों को मैंने देखा है कि वो पेपर 4 का डायमेंशन भूल जाते हैं। तो एथिक्स को याद रखिए और एटलीस्ट 1 या 2 डायमेंशन आप एथिक्स के पेपर से लेके आएँ। उसमें आप जितने भी एथिक्स के आपने टर्म्स को पढ़ रखा है, जो टॉपिक्स हैं, उसको 2 या 3 पॉइंट्स में आप इलैबोरेट करने की कोशिश करें। क्योंकि ये फिलॉसफिकल ऐसे है तो एथिक्स का कुछ पार्ट तो आना ही चाहिए। तो एक बार आपने आपने जब ये टेम्पोरल और सेक्टोरल बेसिस पे ऐसे को इलैबोरेट कर दिया, तो जो लास्ट है उसमें मैंने आपको ये बोला कि अगर कोई और पर्सपेक्टिव है आपका इस ऐसे को लेके, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, राइट, ये एक ऐसे है। तो इस ऐसे को इस बार मैंने लिखा था 70% ऑफ योर ऐसे विल बी फोकसिंग कि हाँ टेक्नोलॉजी पे हम डिपेंडेंट तो बिल्कुल हो गए हैं, उसके कारण से जो सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस है उसको हमने बहुत हद तक यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आउटसोर्स तो किया है। लेकिन क्या ये 100% सही है? तो नहीं, राइट, क्योंकि आज भी आप ये देखिए कि इंडियन कल्चर में वेडिंग्स का रोल है, बर्थडे पार्टीज का रोल है, फैमिली गेट टुगेदर का रोल है। तो ये चीजें क्यों हैं? आज मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार में छठ में हमेशा घर जाती हूँ, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम आज भी ये मानते हैं कि सिर्फ ग्रुप कॉल या फैमिली व्हाट्सएप पे हम कनेक्ट नहीं कर सकते। अपने आप को डिस्कवर करने के लिए वी नीड ह्यूमन इंटरफेस। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, इसको ऐसे में आप लेके आइए। तो हर ऐसे में ये नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन जहां भी पॉसिबल हो वहां पे आप इस पर्सपेक्टिव को लास्ट में लिखिए। और फिर देन एट द एंड 2 पैराग्राफ्स आप कंक्लूजन के लिए रखें। कंक्लूजन में जो है आप वे फॉरवर्ड टाइप की चीजों को बताएं। वे फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आप जो है कैसे वेल्थ और हैप्पीनेस के बीच में कोई नेसेसरीली डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। तो कैसे आप हैप्पीनेस को लाइफ में अक्वायर कर सकते हैं। तो हमेशा ये इलैबोरेट करें कि हेल्थ के फील्ड में आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं, इकोनॉमिकली कैसे खुश हो सकते हैं, सोशली आप कैसे खुश हो सकते हैं। तो इन डायमेंशंस को लिखें और फिर लास्ट में एक पैराग्राफ आप कंक्लूड करने के लिए रखें। अब कंक्लूजन में आप किसी पोएम से एंड कर सकते हैं, कोई कोटेशन से एंड कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल ऐसे भी एंड कर सकते हैं। लेकिन आई बिलीव दैट इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो लास्ट होता है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ऐसे का। तो मेक श्योर कि वो थोड़ा सा कैची हो। तो आई थिंक दैट आप समझ गए होंगे कि एसेस को लिखना कैसे है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कुछ अपने एसेस को अपलोड किया है। तो आप एक बार जाके उसे पढ़ें। उसके अलावा जिन लोगों के भी ऐसे में अच्छे नंबर आए हैं उनके एसेस को आप पढ़िए। यूट्यूब पे जाके विकास रंजन सर या फिर विजन आईएएस में स्मृति शाह मैम है, उनके भी 2-3 लेक्चर्स पढ़े हैं ऐसे राइटिंग पे, उनको प्लीज ध्यान से देखिए। एंड एट द एंड प्लीज प्रैक्टिस 10-12 एसेज। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैंने आपको जो भी बताया वो आप खुद ही समझेंगे और उसे प्रैक्टिस में लेके आएंगे। सो आई होप दैट ऐसे राइटिंग में मैंने आपकी कुछ हेल्प की हो। एसेज को प्लीज सीरियसली लीजिए। अगर आप इस बार का रिजल्ट देखें तो ऐसे एंड इंटरव्यू हैव प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो नो पेपर शुड बी टेकन लाइटली। ऐसे इज वन सच पेपर जहां कम मेहनत से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।